हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज एक्चुअली आप लोगों के सामने आने के पीछे कारण है कि एक ख़ास टॉपिक पे आज हम लोग बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि आज हमने बहुत ही दुःख की बात है कि आज हमने एक महान शख्सियत हमारे देश के इरफ़ान खान को हमने खो दिया है, जिन्होंने अपने देश का दुनिया में नाम रोशन किए हैं। एक्टिंग के फील्ड का लोहा उन्होंने पूरे दुनिया को मनवाया है और वर्तमान समय में उनके जैसा एक्टिंग करने वाला शायद ही हमारे इंडस्ट्रीज़ में हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ में कोई है। तो मैं बहुत ही दुख भरी संवेदना उनके परिवारों को सांत्वना देना चाहूँगा और बहुत ही दुख महसूस हो रहा है कि एक ऐसी शख्सियत को हमने बहुत ही जल्द खो दिया है, जिसने अपने दम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना परचम लहराया है या दुनिया में परचम लहराया है। तो बस अपने दम पे किस तरह से स्ट्रगल करके उन्होंने एनएसडी से टीवी सीरियल में काम करते हुए बॉलीवुड और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र उन्होंने तय किया और साथ ही साथ अपनी बीमारी के समय में लड़ते हुए भी, कैंसर एक ख़तरनाक बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने हार नहीं माना और उनके डायलॉग्स और उनकी एक्टिंग की दुनिया कायल। मैं तो एक छोटा सा तुच्छ मात्र हूँ। तो ये उनके प्रति एक बहुत बड़ी संवेदना थी और दुख हो रहा है। ये तो मैं आप लोगों से बताना चाहा इसको। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को या 26 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी और इससे पहले भी कई सारी बैठकें कोरोना के कारण जो है वो हुई और एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि कोई भी डिसीजन जो लिया जा रहा है वो सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों को इन्फॉर्म करके उनके साथ डिस्कशन करके और उस तो लिया जा रहा है और उनमें करीब करीब सारे राज्य के मुख्यमंत्री सहमति जताया भी है और सभी ने उसमें सहयोग भी किया है। ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोरोना ने हमें एक अच्छी सीख देने की कोशिश की है और शायद हमें सीखना चाहिए कि जिस तरह से हम इस कोरोना महामारी से फाइट करने के लिए पूरी कलेक्टिव डिसीजन सारे मुख्यमंत्री से या फिर और भी दूसरे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो समाज के को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, सो उनके साथ मीटिंग करके और उसको हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने में अभी तक सफलता हासिल किया है हम लोगों ने, जिसके कारण कि दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे देश में थोड़ी इस बीमारी का स्प्रेड थोड़ा कम है और इसका रीज़न क्या हो सकता है मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। बट अगर हम दुनिया की से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ केसेस कम हैं और डेथ रेशियो भी कम है और ये अच्छी बात है और जल्द से जल्द हम उबर जाएँ इससे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह के डिसीजन आज हमने कलेक्टिवली लिया और सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को इन्फॉर्म करना और सारे मुख्यमंत्रियों से डिस्कशन करना, उनकी राय लेना और फिर उसकी रिपोर्ट बना के और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन लेना केंद्र सरकार का, तो कितना अच्छा लगता है कि सबने सपोर्ट किया उसका। तो क्यों ना, मुझे लगता है कि इसी कोरोना के तर्ज पे जब हम कोई दूसरे नीति बनाते हैं अपने राज्य के लिए या अपने देश के लिए, तो उन नीति का हम उन सारे रिप्रेजेंटेटिव से, भले वो हमारे उस केंद्र सरकार की जिस केंद्र में जिसकी सरकार उसकी पार्टी हो या ना हो, कोई दूसरी पार्टी की सरकार स्टेट में चल रही हो, लेकिन क्यों ना हम उनके साथ एक डिस्कशंस करें हर एक मैटर्स पे, हर एक बड़े से बड़े नीति जो है, हर एक मैटर कहने का मतलब हर एक जो बड़ी से बड़ी नीति हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं, तो राज्य
सरकारों से हम डिस्कस कर लें, उनसे पहले ही उन पे बात करें और फिर उनको कहें कि हाँ, हम ये चीज़ें बनाने जा रहे हैं, इसमें हम सभी का एक सहयोग ज़रूरी है। तो उसका एग्जीक्यूशन कितना प्रॉपर ढंग से होगा, क्योंकि पहले ही सारे राज्य के लोग या जिनको उसमें प्रॉब्लम होगा वो सारे अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स शायद उसमें बता देंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो उसकी नीति बनाए जाएँगे, तो उस पे एक प्रॉपर तरीके का एक नीति बन सकता है वहाँ से, और उसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि बाद में फिर कोई ब्लेम करने वाला नहीं हो सकता उसको कि हाँ, मैंने ये सजेस्ट किया उसमें इस तरीके से। तो एक प्रॉपर मीटिंग करके इन चीज़ों को, और जब एग्जीक्यूट किया जाए, तो ये जो हम तरह-तरह के देखते हैं कि कभी ये नियम लागू हुआ तो वहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ पे कुछ लोगों ने गाड़ियाँ जला दी, कुछ लोगों ने रेल फूँक दिया, कुछ लोगों ने कुछ और कर दिया। तो एक तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, और जो नुकसान होता है हमारे देश को वो बच जाएगा। हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि सारी राज्य सरकारें उन चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करेंगी। तो इस तरह की नीति बननी चाहिए। जैसे कि अभी एक चीज़ और मैंने देखा कि इसी लॉकडाउन में जो अभी बहुत सारे नेताओं ने इस पे अपना प्रतिक्रिया भी जाहिर किया है, अपोजिशंस के लोगों ने, कि जो हमारे देश के बड़े-बड़े कर्ज़दार थे इंडस्ट्रीज़ के, लाइक कि माल्या और मेहुल चोकसी और पता नहीं कौन-कौन से और बहुत सारे लोगों ने, तो उनके जो लोन थे उसको बट्टा में डाल दिया गया। मतलब बट्टा का मतलब यही होता है कि एक तरह का ऐसा लोन, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो माफ़ नहीं किया गया एक्चुअली। ये एक ठंडे बस्ते में हम बोलते हैं उसको, लोन को डाल दिया गया है, और वो आपसे वसूल किया जा सकता है कभी भी इन फ्यूचर, जो है उस आपसे वसूल किया जाएगा। बट्टा का मतलब यही होता है। अब बाकी फाइनेंशियल लोग जो होंगे, इनके एक्सपर्ट होंगे, वो आपको ज़्यादा और डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन जितना मेरी समझ है, जितना मैं जानता हूँ, तो मैं यही बता दूँ कि वो जो है एक तरह का बट्टा जो होता है वो, कि इन फ्यूचर जो आपसे हो सकता है कलेक्ट किया जाए, लेकिन कब कलेक्ट किया जाएगा, कैसे कलेक्ट किया जाएगा, इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बाद में हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ उसके पीछे। तो क्यों नहीं इन चीज़ों को करने से, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, शायद अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये करना बेहतर है तो ठीक है, करना चाहिए। लेकिन मैं ये चीज़ पूछना चाहता कि ये डिसीजन जिस तरह से हमने कोरोना को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर अदर तरह की जो भी चीज़ों के लिए हमने डिस्कशन किया था, क्यों नहीं इस बात का भी हम अपने राज्य सरकारों से डिस्कशन करते कि हाँ, ऐसे करके हमें इन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी है, इनको बट्टा दे के, और जो भी है आपको जो आप लोगों ने जो भी प्लान बनाया होगा, या जिस उद्देश्य से आपने उसको माफ़ करने की कोशिश या फिर बट्टा में डालने की कोशिश की है, तो ऐसा आप उन लोगों के साथ डिस्कस करके कर सकते थे, और शायद इससे ज़्यादा पारदर्शिता भी आती गवर्नमेंट में। बट इसमें फिर राजनीति नहीं हो पाती, ये हम लोग सोच सकते हैं कि उसमें फिर राजनीति जो है वो कम हो जाती। तो हम क्या कहें इसमें, कि राजनीति के कारण ही हम चीज़ों को बर्बाद करते हैं। और एक तरफ हम कहते हैं कि हम देश को बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, मैं किसी गवर्नमेंट की बुराई या अच्छाई नहीं करना चाहता। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि देश के लिए काम करने के लिए क्यों ना हम सारे लोगों से मिलके हर चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशंस करें, और ख़ास करके सिर्फ ये नीति के डिसीजन लेने से ही नहीं, कोरोना ने हमें और भी दूसरी चीज़ों के बारे में भी, और भी हमें ये चीज़ों को सिखा दिया कि किस तरह से हमें एजुकेशन सिस्टम के लिए हमें तैयार रहना होगा। कि आने वाले फ्यूचर में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में जो है हमारे पास कॉलेजेस की कमी है, स्कूल की कमी है, तो क्यों ना हम उसको एक ऑनलाइन सिस्टम बनाएं, और उस तरह से एक सिस्टम, हमें ये चीज़ एक सीख दे दिया कि हम इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों पे थिंक करना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम को भी हम कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके, और जो उसमें असुविधाएं उत्पन्न होती, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तो बहुत सारी असुविधाएं मुझे भी दिखती है, और उसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ आपको कि हमारे देश की जब हम कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे स्कूल के बच्चे को या कॉलेज के बच्चे को, तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे पास हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, अच्छी मल्टीमीडिया मोबाइल्स नहीं होंगे, या फिर उनके पास टैब नहीं होगा, या उस घर में सिंगल फ़ोन होगा। अब मान लीजिए कि कोई क्लासेस अभी चल रही है और उसी दरमियान किसी का कॉल आ गया, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं। तो हमें उन चीज़ों पे भी थिंक करना चाहिए। बहुत डिटेल्स टॉपिक है इसके डिस्कशंस के लिए,
एक छोटे से मात्र समय में हम इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते, लेकिन ये मेरे माइंड में था कि इसमें हम थिंक कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं। देन जिस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन आ रहा है, जैसा कि हमने कहीं से न्यूज़ देखा और पढ़ा है कि हमारा ओजोन का जो होल था वो हीलिंग हो रहा है, कितनी अच्छी बात है। और क्यों ना हम ह्यूमन बीइंग सब मिलके ये सोचें कि जिस प्रकृति ये प्रकृति जो है हमारे बिना बहुत ही सुंदर है, मतलब यही वो डिस्क्राइब कर रहा है। गंगा का फोटो आ रहा है, गंगा का धरातल जो है वो पूरा ऊपर से दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा है। कई सारे लोगों ने उसकी वीडियो शेयर किए हैं। अब उसके पीछे सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, बट अगर वो रियली है तो इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें इस तरह की कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम महीने में 3 दिन का, लास्ट के 3 डेज़ का, या गर्मी के का छुट्टी होता है उस टाइम पे, या फिर सिटीज़ बाई सिटीज़ कुछ इस तरह का प्लान बनाएं कि हम महीने भर का उसमें एक लॉकडाउन टाइप का ही करें, ताकि एक हमें क्लीनेस दिखे सोसाइटी में। और या फिर इंडिविजुअली उस पर कुछ इस तरह के रूल बनाए जाएं कि सड़क से गाड़ियाँ कम हो जाए, या फिर जिस तरह से नदियों को हम पॉल्यूट करते हैं। मैं कई बार ऋषिकेश और हरिद्वार जा चुका हूँ, तो मैं देखता हूँ जिस तरह से उसमें फूल माले ये। अब इन बातों को मैं इसलिए नहीं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि लोग कहेंगे कि आस्था को ठेस पहुँचा है। ज़रूर आस्था को इससे बहुत सारे लोगों की आस्था पे ठेस पहुँच सकती है, मेरी इस बात से कि हमारे अंदर एक भावना होती है पूजा पाठ और जो भी है, लेकिन वो भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं होगा कि प्रकृति को शुद्ध रखने के लिए वो गंगा कितनी सुंदर लगेगी, हम उस फूल माले को चढ़ाएं, उन चीज़ों को करें, उसका कुछ ना कुछ हमें उसका एक तरह का जो है चीज़ें सोचना। जैसे कि हम सुनते हैं, जैसे कि हम लोग जाते थे पहले के लोग जब जाते थे वैष्णो देवी, तो वहाँ पे नारियल वगैरह वो लोग खुद फोड़ते थे या चढ़ाते थे। आज वही चीज़ क्या है, वहाँ पे लोग नारियल को वहाँ पे सिर्फ ऐसे हाथ में लेके जाते हैं और सटा के और वापस लेके आ जाते हैं। तो परिस्थिति ने हमें उस सिखा दिया, अच्छी बात है, क्यों भीड़ लगाए, वहाँ पे दर्शन करना है माता का दर्शन किए आ गए, वहाँ पे आप नारियल बाहर फोड़ लीजिए या घर पे आके उसको प्रसाद हो गया ना, वो चढ़ गया, हो गया वो। तो उसी तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे भी कुछ बनाने चाहिए उन सारी जगहों जहाँ पे हम गंदगी फैलाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बींग्स का एक पार्ट है। वो नेचुरल थिंग्स कितनी सुंदर लगते हैं। आज आप जब मैं दिल्ली में मैं कंटिन्यूसली मैं 2015 से ही रह रहा हूँ, तो उससे पहले मैं रहता था, तो उससे पहले भी कभी आसमान में मैं तारे नहीं देखा था। शायद किसी ने देखे होंगे बट मैंने नहीं देखा था। आज मैं अपनी बालकनी में बैठता हूँ और वहाँ से जब आसमान में देखता हूँ, इतनी क्लीन दिखती है आसमान में तारे दिखते हैं, तारे टिमटिमाते। जैसे मैं पहले बचपन में जब गांव में रहता था और छत पे सोता था, तो वहाँ से पूरे तारे का जो वो पैटर्न बनता था, जिसको हम लोग अभी पढ़ते भी हैं कि सप्तऋषि और फलाने जो वो चीज़ें, वो उसका जो है पैटर्न दिखता था वहाँ। तो इस तरह की चीज़ें कितनी सुंदर लगती है। हवा, आप रोड सड़क पे शुद्ध हवा आपको मिलती है। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि हम प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे थे, और ये कोरोना वायरस ने हमें एक बार ये सिखा दिया कि कैसे हम इसको इसमें सुधार कर सकते हैं। उसने हमें एक क्या है दस्तक दिया है उसने, कि आप मनुष्य जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं इस प्रकृति को। भले वो वायरस जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, आज हम सभी उससे परेशान हैं। हम लोग सभी की जो है लगभग जो है मास नंबर ऑफ पॉपुलेशन है जो वो परेशान है इससे, ऑलमोस्ट सारे लोग परेशान हैं। तो ये लेकिन परेशानी में भी उसने हमें क्या है एक सबक दिया है, हमें सिखाने की कोशिश किया है कि जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उससे सीखना चाहिए कि हम कैसे इस प्रकृति को बचाएं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि क्या कर सकते हैं, तो मैं तो अपनी राय दे सकता हूँ। कई सारे लोग हैं इसमें पढ़े लिखे, हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं,
तो उन सभी से बैठ के, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो उन सभी से बैठ के और दुनिया के लोगों से के साथ बैठ के हमें एक इन चीज़ों पे, पूरे वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स है उन सभी को इस पे डिस्कस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब ये अर्थ ही नहीं रहेगा, जब ये इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे। जितनी पैसे हम लोग सालों साल खर्च करते हैं अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सभी देशों को इन बाउंड्री के प्रोटेक्शंस को एक तो पीस बनाना होगा। हर एक देश को, चाहे वो कोई भी कंट्री है, एक तो पीस बनेगा। तो जो फालतू का जो हम वेपन्स पे खर्च करते हैं, परमाणु बम बनाना, ये वो, इसका मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता। अपने बाउंड्री के प्रोटेक्शंस के सिवा मुझे कोई फ़ायदा नहीं। आज हम कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े परमाणु बम और बड़े बड़े हथियार बना लिए, कोई आज काम नहीं आ रहा है, कोई काम नहीं आ रहा है। तो क्यों ना हम उस पैसे को वहाँ पे, जो हम हर एक साल, हर एक देश, ये नहीं कि हमारी कंट्री उस पर बजट खर्च करती है, हर एक कंट्री जो है अपने अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने तरीके से जो है अपने बजट का एक हिस्सा जो है वो खर्च करता है इन चीज़ों। तो हम उसी खर्च को क्यों ना हम मेडिकल सिस्टम पे खर्च करें, हम रिसर्च पे खर्च करें। हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं और बहुत सारे रिसर्चर हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे रिसर्चर हैं, बहुत सारे टैलेंट हमारे यहाँ बैठा हो। अगर हम उसके ऊपर खर्च करें रिसर्च के फील्ड में, तो हम भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखते हो कि डॉक्टर्स की दुनिया में, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं और जो कि बाहर जाके अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उसका एक हिस्सा जो है हम रिसर्च के ऊपर खर्च करें और हम भी उस दुनिया में एक मुकाम हासिल करने में, और हम बहुत सारे मुकाम हासिल भी किए हैं, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है। तो क्यों ना हम और बेहतर बना सकें उसको, और ख़ास करके मेडिकल फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को हम लोग ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा। और हर एक तरह के जगह के जो राज्य सरकारें, कम से कम वो फोकस हो जाए। ख़ास करके मैं कहना चाहूँगा कि बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगहों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर हेल्थ सिस्टम का प्रॉब्लम हो, जातिवाद का प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, बैकवर्ड ले जा रहा है। और ये जो पिछड़ापन है ना, हम पहले जो सुनते थे उसका जब हमें आज फीलिंग होता है तो लगता है कि वो पिछड़ेपन का कारण क्या था। तो हमारे आने वाले जनरेशन जब हम हमारी कहानी सुनेंगे, हमारे बारे में वो रिसर्च करेंगे, हमारे बारे में वो अगर वो जानने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा हमारे फ्यूचर को कैसा बनाना है, उनको कैसी सोसाइटी दे के जाना है। अगर हम एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी प्रॉपर चीज़ें हम अभी बना के जाते हैं, पैटर्न बना के जाते हैं, तो क्या करेंगे वो लोग भी उस पैटर्न को, जैसे कि हम फॉलो करते आ रहे हैं उस पैटर्न को, तो वो लोग भी फॉलो करेंगे इस पर। तो क्यों ना हम उस सिस्टम को हम आज शुरुआत करें, हम बनाएं उस सिस्टम को, जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा कर सकें, और साथ ही साथ हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा हो। क्योंकि जब ये चीज़ें सही हो जाए तो डेवलपमेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से हो जाए। जैसा मुझे लगता है कि अगर लोग एजुकेटेड होंगे, हेल्दी होंगे, तो वो ज़्यादा तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, और एक सोसाइटी जो है वो वेल डेवलप हो सकता है। तो मैं इससे ज़्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और आप लोगों से कहूँगा कि एक बार हम सभी को थिंक करना होगा, क्योंकि ख़ास करके मैं बात करता हूँ नेताओं की। तो नेता हम ही लोगों में से होते हैं, ऑफिसर्स हम ही लोगों में से होती हैं। जब वो उस सिस्टम में जाते हैं तो वो चेंज क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे भी कारण है कि वो सिस्टम उस तरह का बना हुआ है। हम पब्लिक उनसे क्वेश्चन राइज ही नहीं करते हैं, जो भी वो करते हैं हम बोलते हैं हाँ सही है। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि जब हम पब्लिक हैं तो हमें पब्लिक बनना होगा। हम ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़लाने पार्टी को वोट करना है, फ़लाने पार्टी को, कोई भी पार्टी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी को वोट करें, लेकिन वो एक प्रॉपर काम करे, पारदर्शिता हो, उस काम में पारदर्शिता हो। जनता को पता चलना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है हमारे समाज में। झूठी खबरें नहीं, झूठी चीज़ें नहीं, इन चीज़ों पे रोक होनी चाहिए। आजकल जो है फॉल्स न्यूज़ जो है स्प्रेड कर रहा है सोसाइटी में, हम क्या सीख दे रहे हैं उनको,
हम क्या बता रहे हैं उनको? जब उनको उस सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो एक स्टेज होता है, लाइक मान लीजिए कि हम बच्चे हैं और हमने झूठी स्टोरी पढ़ी, झूठी। जब हम बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, हमें तो पता चलता है ना कि एक अच्छी स्टोरी अगर हम कहीं से खोज लेते हैं कि नहीं, जो हमने स्टोरी पढ़ा, जो हमने कहानी जाना वो गलत है, फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अफसोस करते हैं। और अफसोस करके क्या, उसका पछतावा करते हैं। पछतावा में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल के आ सकती है, जो कि मैं आप लोगों के यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता कि क्या क्या माइंड में आ सकता है उन चीज़ों के बारे। जब हम गलत जब हमें कुछ चीज़ें गलत इंटरप्रेट किया जाता है, जब हम उन चीज़ों को गलत बताया जाता है हमें, जब हमें उसकी सच्चाई पता चलती है, तो हम कई तरह से डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आते हैं। तो हमें क्यों ना उन चीज़ों पे थिंक करके हमें इन सारी चीज़ों पे, जो हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी बुराइयाँ हैं, तो क्यों ना हम उसको ख़त्म करें। और सारे राज्य सरकार, खास करके हम बिहार गवर्नमेंट्स, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं बिहार गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब तो सुधरना पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया। कब तक हम लोग झेलेंगे? कब तक आप लोग परेशान करें? क्या हमारे पास कुछ नहीं है? सर प्लीज़। और ख़ास करके मैं जनता से, हम सभी पब्लिक से, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि हम पब्लिक को, हम सभी को एक्टिव होना पड़ेगा। हर सोसाइटी के लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा और एक वेल एजुकेटेड लोगों को उस जगह पे बिठाना होगा। और सिर्फ बिठाना नहीं होगा, बिठा के उनसे हमें क्वेश्चन राइज करना होगा, कंटिन्यूसली क्वेश्चन राइज करना होगा, हर दिन क्वेश्चन राइज करना होगा, हर दिन उनसे सवाल पूछेंगे। उनकी जितनी बुराइयां हैं वो बोलेंगे, अच्छाई तो बताने की क्या ज़रूरत है। हम उनकी जो भी बुराइयां हैं वो गिनाते रहेंगे, अच्छाई तो आप करोगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें एक डेवलप नेशन, एक डेवलप राष्ट्र बनने के लिए, विकासशील राष्ट्र बनने के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। और ये हम सभी को करना पड़ेगा, हम पब्लिक को करना पड़ेगा, हम पब्लिक को एक्टिव होना पड़ेगा। सो धन्यवाद मेरे इस वक्तव्य को सुनने के लिए। थैंक यू।